Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Coach. I am R.K. कुशवाहा, लेक्चरर जीपी कैमूर। इस वीडियो में हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी से रिलेटेड 25 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसी को मद्देनज़र हम रखते हुए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्क इज़ क्वांटिफाइड बाय, जो कार्य है उसको हम लोग क्वांटिफाई कैसे करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में उसको कैसे लिखते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, W=F इंटू डी। तो इंटू जो होता है, जो किसका होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो क्या लिखते हैं, cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम क्वांटिफाई करते हैं। cos थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। ठीक है, मान लीजिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है डी, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके बीच में जो थीटा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या है, देखिए दिखाई दे रहा होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑप्शन सही है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। यानी कि पहले वाले में पूछ रहा है कि जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो सही है क्योंकि F इंटू डी। और दूसरा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ये भी सही है। थर्ड, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर लग रहा है, इसके लिए ये D है, ये F है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू, और cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा। इसमें ऑप्शन A B दोनों सही है। तो अब लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, D आइदर A और B, ये दोनों सही था, इसमें ऑप्शन D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा बढ़िया क्वेश्चन आया है, वर्क इज टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो जो वर्क होता है वो एनर्जी का डायमेंशन होता है, और एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, F इंटू डी। तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है। राशियाँ कितनी तरह की होती हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड है, द यूनिट ऑफ वर्क इन SI यूनिट। SI यूनिट में वर्क का पूछा गया है यूनिट, यानी कि उसका मात्रक पूछा गया है। तो वर्क W= क्या होता है, F इंटू डी होता है ना। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, या जूल भी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ B एंड C। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसको आप गलत कर लीजिएगा ना, ध्यान से इसको सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब होता है K.E, अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप लोग सभी लोग समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा, गऊ। ठीक है, गऊ, गाय वाला गऊ नहीं, गऊ, गतिज ऊर्जा। ऑफ ए पार्टिकल इज डबल देन इट्स मोमेंटम मिल। इसमें पूछा है कि किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जब दुगना हो जाता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम में जानते क्या संबंध होता है, ये K=P² / 2m। P² क्या है, मोमेंटम, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, द्रव्यमान है किसी कण का। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में देखिए P² का संबंध है। ठीक, तो जब
इसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दुगना हो जाएगा, तो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, ये इसका √/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो आ रहा होगा रिमेन अनचेंज, बी डबल यानी कि नहीं बदलेगा, बी डबल हो जाएगा, बी क्वाड्रिपल चौगुना हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, इंक्रीज √2 टाइम। तो अभी हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो उसमें क्या देखा, इंक्रीज √2 टाइम, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे जो कैटेगरी लिखी गई है एनर्जी की, इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कारण जो एनर्जी नष्ट हो रही है। इन तीनों को पूछ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, एनर्जी तो ऐसे नाइदर बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, न एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं ना उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव ही नेचर का होता है, लेकिन इसमें स्पेशली पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। टोटल एनर्जी मतलब के प्लस पीई, टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक, इस कारण से तो अलग अलग कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है वो आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वो आपका अलग अलग तो कंजर्वेटिव नहीं होगा, एक साथ टोटल एनर्जी की बात करता है तो कंजर्वेटिव होता है। इसमें इसलिए बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के फॉर्म में जब कोई चीज़ नष्ट होती है तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन, जैसे दो चीज़ें हैं आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आवाज़ के रूप में, आवाज़ भी एक एनर्जी है, ध्वनि भी एक एनर्जी है, उसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए हम ताली ही बजाते हैं तो ये भी फ्रिक्शन के कारण होता है। चल रहे हैं तो क्या होता है, चल रहे हैं तो घर्षण होता है पैरों और सड़क के बीच में, तो वहाँ गर्मी पैदा होती है। गाड़ी चल रही है तो टायर के बीच में गर्मी पैदा होती है। तो जो फ्रिक्शनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो एनर्जी इस तरह क्या है, कंजर्वेटिव है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। द यूनिट ऑफ पावर इज एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में पूछा है यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का जो एनर्जी यूनिट होता है वो क्या होता है, देखिए पावर को कैसे डिफाइन करें, P = W/T। W क्या है, वर्क, और T क्या है, टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, जूल, और नीचे है सेकेंड। ठीक है, तो जूल सेकेंड इनवर्स, एक ये हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं 1 जूल सेकेंड से 1 वाट। इसमें वाट हो गया, जूल हो गया, और 1 हार्स पावर, HP का मतलब हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। ठीक, तो इसमें ABC सही है, इसमें ऑप्शन जो C लिखा गया ये गलत है, इस पर मत जाइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 7th क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज क्वान्टिफाई बाई, यानी कि इसमें जहाँ भी देखिए क्वान्टिफाई पूछा गया है तो इसका मतलब कि फार्मूला पूछा जा रहा है एक तरह से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, किसी कण का द्रव्यमान m है और उसकी v वेग है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे यही पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। ठीक, 1/2mv², इसमें ऑप्शन सी सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। देखिए, आप हमारी वीडियो को देखिए, कोई अगर गलती है तो कमेंट्स कीजिए और हमको बताइए कि हमारी ये शॉर्टकमिंग है, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिमूव कर सकें और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ला सकें। और पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। 8th क्वेश्चन, इफ़ ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बी ट्रिपल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी बोल रहा है कि मोमेंटम यानी कि संवेग अगर किसी
बॉडी का किसी वस्तु का तिगुना हो जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया। मोमेंटम, तो अभी हम फार्मूला का लिख से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में देखिए संबंध क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p², उसके स्क्वायर पर। तो मोमेंटम जब हम इसका क्या कर रहे हैं, मोमेंटम इसका जब हम बढ़ा दे रहे हैं, तिगुना कर दे रहे हैं, ठीक है, p को हम लोग 3p कर दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा p² पर कर रहा है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 9p², यानी 9 गुना बढ़ जाएगा, जिसमें ऑप्शन सी से होगा 9 टाइम। ठीक है, फार्मूला हमेशा याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या संबंध है। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में संबंध को डिराइव कैसे करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी हम आपको बता देंगे, व्हाइट बोर्ड पर, यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब v की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में, कितना हो जाएगा, ½ p²/m² हो जाएगा ना, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ½ p²/m, आया ना काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में संबंध। देखिए, एग्री। 9th क्वेश्चन, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन वही है कि कौन सी इस कैटेगरी में आपका कंजर्वेटिव है, ये टोटल एनर्जी होना चाहिए, टोटल एनर्जी प्लस ये आपका तीनों उसमें है, कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षित के रूप में है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी लिखा है ये देखिए गलत लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये ऑप्शन जो बी है ये गलत है। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। देखिए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉय। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं ना, एनर्जी को, ऊर्जा को ख़त्म किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कराते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिकी ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम होता है, जोड़ होता है। ठीक, उसी को बोलते हैं। और ये जो होता है ये कंजर्व होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, किसी भी सिस्टम का जो कि इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी और फाइनल इनिशियल एनर्जी समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी पर हम लोग फोकस करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए 1 का मतलब इनिशियल है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको सही हो जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ऑप्शन ए लिखने का कारण क्या है ना, ऑप्शन ए में भी यही चीज़ लिखा गया है। सॉरी, ये जो हम ऑप्शन बताए इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है। यहाँ पॉजिटिव धन का चिन्ह है, धनात्मक का, पॉजिटिव का। ठीक है, एडिटिव है, तो यही है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ भी देखिए क्वांटिफाई है, पहले ही बता दे रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो एंड एट ए एलिवेशन h फ्रॉम ए रेफरेंस डेटम इज क्वांटिफाई बाई। तो इसमें पूछा किसी भी m द्रव्यमान का कण है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब उसकी डेंसिटी घनत्व रो है, ठीक है, और उसको h ऊंचाई पर उठाया जाता है।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, mgh पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, mgh। अब प्रेशर क्या होता है, ρgh होता है, ठीक है। प्रेशर जो होता है ρgh होता है। कैसे प्रेशर ρgh हो जाता है, देखिए प्रेशर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एफ बाई ए से, और इसको कैसे करते हैं, mg, फोर्स क्या हो जाएगा mg, और ए एरिया, ठीक है। ऊपर भी क्या कीजिए h, नीचे भी कर दीजिए h, ठीक है। नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, mgh डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब मास और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व होता है, hgh आ जा रहा है ना, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ρgh जो है वो प्रेशर के लिए होता है, mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है। समझ में आ गया होगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। तो जो वर्क होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एफ डी कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब थीटा क्या होगा, जीरो होगा तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 वर्क डन होगा। 180 हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो वो कार्य है ये धनात्मक, नकारात्मक और जीरो तीनों हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही है। 13 क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क डन इज जीरो। किस केस में आपका वर्क डन जीरो होगा, तो इसमें पूछा है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बी है द बॉडी डिस्प्लेस बाय 90, बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं 90 डिग्री से, द बॉडी डिस्प्लेस बाय 270। तो आप देखिए क्या होता है, W = एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू पहले पूछ रहा है, थीटा की, अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। कॉस 90 के टर्म में होगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो भी हो जाएगा। कॉस 270 की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों के केसेस में आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। इन विच द फॉलोइंग केस वर्क डन इज निगेटिव, किसके केस में वर्क डन निगेटिव होता है, तो वर्क डन W = एफ डी कॉस थीटा, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाती है। तो इस केस में आपका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निगेटिव वर्क डन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। और 270 के केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, जीरो, यहाँ -VE हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन, ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट। एक आदमी है किसी दीवार को धक्का मार रहा है और धक्का जब दे रहा है तो वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है। जनरली आप लोग को लाइफ में यही होगा कि जब आप किसी दीवार को धक्का मारते होंगे तो वो डिस्प्लेस यानी अपने जगह से विस्थापित नहीं होती है, क्योंकि वो ज़मीन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, यानी कि डी की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क हमेशा नो वर्क होगा, क्योंकि W = एफ डी, जब डी की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क की वैल्यू भी क्या है, जीरो हो गया। चाहे डी की वैल्यू जीरो हो जाए, चाहे एफ की वैल्यू जीरो हो जाए, चाहे दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वर्क जो है, कार्य जो है वो जीरो ही होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नो वर्क एट ऑल, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हुआ। 16वां क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कब अधिकतम वर्क होगा, और पूछ रहा है कि फोर्स और डायरेक्शन के बीच में क्या संबंध होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जब फोर्स जिस
जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ए पैरेलल। 17 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन निगेटिव वर्क इज डन। एक मिनट, ए प्लेयर किक ए बॉल, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, ए वेट लिफ्टर रेज द बारबेल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में निगेटिव वर्क डन होगा। वर्क जो होगा धनात्मक न होकर नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है तो वर्क जब ना 180 का थीटा की वैल्यू 180 हो तब जाके वर्क डन निगेटिव होता है, क्योंकि कास की वैल्यू -1 हो जाएगा। ये कब होगा, फ्रिक्शनल फोर्स में। फ्रिक्शनल फोर्स में हम लोग आगे, हमारा ये पैर है, हम इस पर बल लगाते हैं पीछे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगता है, तो इन दोनों के बीच में 180 का संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। 18 क्वेश्चन, कैसे हो गया, व्हेन ए कूली कैरीज ए लोड ऑन द हिज हेड। कोई कूली है जो कि किसी भार को सह रहा है अपने हेड पर, और एंड वॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वह क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये मान लीजिए लोड है और कोई कूली अपने सर पर रखा हुआ है, सर पर रखा हो तो उसका भार जो होगा mg वो नीचे की तरफ लगेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके बीच में 90 का एंगल बन जाएगा, और कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नो वर्क, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं कि कूली अपने सर पर रखा है तो आप बोल देंगे कि वो कुछ कार्य कर रहा है, फिजिक्स की भाषा में वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। 19वां क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट डस। कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूम रही है तब वर्क डन क्या होगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, तो वहाँ नो वर्क होता है। कैसे, ये जो फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो क्या होगा, उसके सेंटर की तरफ लगेगा, सन की तरफ लगेगा, ठीक है। और जो मोशन होगा वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कास 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, W=F/d cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है, कास की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा, नो वर्क, ठीक। और भी दूसरा कारण है, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, और तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो W=F/d, तो सीधा भाई है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वर्क ही 0 हो गया, ठीक है। तो कभी मत कहिएगा कि कोई चीज़ घूम रही है तो वो काम कर रही है। मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई चीज़ है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका हमेशा वर्क डन जो होता है 0 होता है, यानी नो वर्क। 20वां क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर इन वाउंड वॉच स्प्रिंग। जब हम किसी घड़ी को चाबी दे करके घुमाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल नेचर की होती है। होता है क्या, जब चाबी देते हैं तो घड़ी के अंदर एक सर्किट, एक सिस्टम होता है जिसमें स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है। उसको जब हम लोग घुमाते हैं ना, घड़ी को यहाँ से ऐसे जब घुमाते हैं तो ये और टाइटली बाउंड हो जाता है, तो अपना जो प्लेस है उसको चेंज करता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, किसी भी चीज़ में स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है। तो जब इसको घुमाते हैं तो उसका पोजीशन चेंज करता है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो बैटरी वाली घड़ी होती है उसमें केमिकल एनर्जी होती है। और जो केमिकल एनर्जी भी होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो ये भी क्या है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल होता है, केमिकल एनर्जी भी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पोटेंशियल एनर्जी। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, वर्क डन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्क डन जो हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स पर, वो
किसके चेंज के बराबर होगा? तो देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़िए। उसमें क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी के आई और के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक ठीक, के आई है, ठीक है, के एफ माइनस के आई इसका टू वर्क डन, यानी डेल्टा के इसका टू डेल्टा डब्ल्यू, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स की बात कर रहा है यहाँ के, ठीक है। द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो किया गया कार्य है वो किस पर नहीं डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर तो करता ही करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है, और क्या होता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है, थीटा पर यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तीनों पर तो कर ही रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके वेलोसिटी पर, क्योंकि इस फार्मूला में देखिए वेलोसिटी नहीं आ रहा है, वेग नहीं आ रहा है। तो ये जो हमने वीडियो हम बना रहे हैं ये 10 के बच्चों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। पूछ रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, वेग संवेग p है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गति जो उसका क्या होगा, इससे पहले हमने डेरिवेशन ऊपर वाले वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिए, हमने क्या कराया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिए। 24 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज SI, यूनिट में वाट इज इक्वलेंट टू पूछा जा रहा है, वाट इज इक्वलेंट टू, तो पावर P इसका टू क्या होता है W अपॉन T, ठीक है, और W को क्या हम लोग लिखते हैं F इंटू डी अपॉन टी, तो क्या हो जाता है FD को न्यूटन, ये हो गया मीटर, और ये क्या सेकेंड, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या हो जाएगा kg मीटर माइनस 2 सेकेंड माइनस 3, ठीक है। तो ये आ रहा है ना, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, kg C, ऑप्शन C सही है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन C हमारा आ रहा था ना, kg मीटर स्क्वायर, समझ में आया ना जो हमने सॉल्व किया। 25th क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किस में दर्शा नहीं सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है F इंटू डी ही होता है ना, mgh, तो इसको हम लोग जूल में लिख सकते हैं, एनर्जी का फॉर्म है जूल में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, और वाट पर सेकंड लिख सकते हैं। वाट पर सेकंड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होता है, तो वर्क इज क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वाट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, ठीक है, यानी कि A B D तीनों पॉसिबल है, बस न्यूटन सेकंड नहीं पॉसिबल है, तो 25th का आंसर है C। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन द पावर इज, इसमें पूछ रहा है, तो पावर, कोई पार्टिकल है जिस पर फोर्स F लगाया जा रहा है बल, और उसकी जो गति है वो v है, तो पावर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पावर इसका टू क्या होता है W अपॉन टी F इंटू डी अपॉन टी, तो F इसको क्या करें D अपॉन टी को v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो फोर्स को हम लोग इसको FV के टर्म में लिख सकते कि नहीं, ठीक, तो ये FV यही तो पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन ए सही है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, देखिए जो किलोवाट आवर है यह एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, तो इसको हम लोग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन टू मेजर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किसको मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV हम लोग लिखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी होता है,
तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन तीनों के लिए हम इसको कर सकते हैं, बस मोमेंटम के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, मोमेंटम का क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पूछ रहा है वेक्टर फिजिकल यानी सदिश भौतिक राशि के बारे में पूछा है। तो वर्क क्या होता है, कार्य, अदिश भौतिक राशि होती है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है तो ये भी अदिश राशि हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ जहाँ एनर्जी वो आपका अदिश स्केलर हो जाएगा और सिर्फ मोमेंटम ही वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत सारा हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक, तो इसको यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। जितना बचा हुआ क्वेश्चन होगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। यहाँ पर हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि इससे पहले भी हमने वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर 6 पर एक वीडियो बनाई हुई है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, इफ़ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v, देन द पावर विल बी। तो इसमें पूछ रहा है कि इफ़ ए फोर्स, मान लीजिए कोई फोर्स F है जो कि किसी पार्टिकल, किसी कण पर प्रयोग किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और फोर्स लगाने पर पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे बढ़ जा रहा है, तो उसका पावर क्या होगा, पावर कितना होगा। तो पावर का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। और W इसका टू क्या होता है, F इंटू D फॉर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो D है ये डेरिवेटिव का साइन है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, FdS/dt। तो क्या हो जाएगा, FdS/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखेंगे वेलोसिटी। तो P इसका तो क्या हो जाएगा, FV या स्मॉल fv। ठीक, तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है ए, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, पावर का, एनर्जी का, इम्पल्स का, नन ऑफ दिस। तो किलोवाट आवर जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। W क्या है, वर्क है, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, PT, P मल्टीप्लाइड बाई T, P मल्टीप्लाइड बाई T। तो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। पावर के लिए क्या लिखते हैं, वाट, और T के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड या आवर। तो क्या होगा, किलोवाट आवर। अब वाट का बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट, और सेकेंड का बड़ा यूनिट आवर हो गया। तो किलोवाट आवर किसका हो जाएगा, वर्क का, एंड वर्क इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वल टू एनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट द आंसर, एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट नहीं होता है। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट बी यूज टू मेज़र। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ऊर्जा का मात्रक है।
तो जहाँ जहाँ ऊर्जा होगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोमेंटम नॉट ए यूनिट, नॉट ए क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम आप कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, m मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक है, तो इसमें एनर्जी नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी सदिश भौतिक राशि है। वेक्टर सदिश फिजिकल भौतिक क्वांटिटी राशि। ठीक है, सी का स्पेलिंग हालांकि गलत है, मात्रा। तो कौन है, एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी अगेन स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हो जाता है मोमेंट बन जाता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स में आर का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये किसके बराबर होता है, टार्क के। और जो टार्क होता है टाउ से डिनोट करते हैं, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स यही आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको टार्क के बारे में बता देंगे। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर इंक्रीज बाय 4 टाइम देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज बाय। पूछ रहा है कि फोर्स और लेंथ यानी कि बल और लंबाई को इंक्रीज कर देते हैं 4 टाइम, तो जो एनर्जी होगा वो कितना मात्रा में बढ़ जाएगा। तो एनर्जी होता है U इज इक्वल टू एफ इंटू एस लेंथ। ठीक है, अब इसको हम 4 गुना फोर्स कर देते हैं और 4 गुना डिस्प्लेसमेंट को कर देते हैं या लेंथ को, तो कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो जो इनिशियल फाइनल एनर्जी होगा वो इनिशियल एनर्जी का 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16 टाइम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या होता है, देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी इससे पहले वीडियो में हमने बताया था आपको, तो वीडियो देखिए कंप्लीट, उसमें ये लिखा होगा क्या होता है, पावर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पावर। देखिए टार्क का क्या होता है, टार्क होता है टाउ, एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ ऐसे लिखा जाता है। इम्पल्स क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी, मोमेंटम, मोमेंटम का ही है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। जो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक, अब कैसे ही आता है इसका हम डेरिवेशन दिखा देते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। ठीक है, और W का हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टी। तो एफ डी अपॉन टी, डी अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पावर। वाट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, वाट सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा, देखिए वाट क्या होता है, पावर, W अपॉन टी। ठीक है, W एनर्जी है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन टी। इसका क्या हो जाता है, वाट हो जाएगा, और इसका सेकंड, वाट सेकंड, यानी ये वर्क या एनर्जी का यूनिट होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क या एनर्जी कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही होगा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए। द वर्क डन इज बाय ए स्टूडेंट इन ए क्लासरूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। पूछ रहा है कि किसी क्लासरूम में एक लड़के का एग्जामिनेशन के दौरान वर्क डन किया गया कार्य क्या होगा। तो फिजिक्स की भाषा में वर्क डन कुछ और होता है, आम जनरल डेली लाइफ में वर्क डन की परिभाषा कुछ और होती है। तो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि कोई लड़का अगर क्लासरूम में बैठा हुआ है तो वो क्या कर रहा होगा। देखिए बड़ा फनी क्वेश्चन है कि वो क्लासरूम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा होगा, एग्जामिनेशन टाइम में तो एग्ज़ाम ही दे रहा होगा ना, यानी वो पेपर पर कुछ लिख रहा है, यानी कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिक्स की भाषा में कोई कार्य करने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को ही वर्क डन बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब कोई लड़का एग्जामिनेशन रूम में एग्ज़ाम देते हुए बैठा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, जीरो हो गया, तो इसलिए उसका जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा है, वर्क डन, नो वर्क एट ऑल, ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी से संबंधित है। एनर्जी से संबंधित कौन सा हो जाएगा। देखिए एनर्जी क्या होता है, यू इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी न्यूटन मीटर। ठीक है, या केजी मीटर सेकंड माइनस 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम कर सकते। ठीक है, अब देखिए कौन इससे संबंधित है। ये देखिए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था ना, क्या होता है डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एम के लिए केजी मास है, केजी में नापते हैं, लेंथ क्या है मीटर में नापेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, टाइम क्या है सेकंड, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, अगेन जो पिछला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस तरह लिखा जाता है, ई वी। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वी वोल्टेज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एनर्जी जनरली जूल में लिखा जाता है। ठीक है, जूल को जब हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम से डिवाइड कर देते हैं तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो अब आप लोग जानेंगे कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। बातों बातों में एक चीज़ भी आपने सीख लिया, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है नो वर्क इज़ डन व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कब जो कार्य है वो नहीं के बराबर होगा, या किया गया कार्य नहीं के बराबर होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तब वो वर्क डन क्या होता है, नो हो जाता है। या ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल बन जाएगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब पैरेलल है, एक ही दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में क्या है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम वर्क होगा। यहाँ अपोजिट हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। एट एनी एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। नो के लिए एट 90 टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो कास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो W इक्वल टू एफ इंटू डी कास थीटा, तो आपका सीधा नो वर्क डन होगा, तो ऑप्शन डी सही है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, जूल होता है। और अर्ग क्या होता है, CGS यूनिट होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कोई गतिमान व्हीकल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा उसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा। द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन, द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल एक्सीलरेशन। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसका किस पर डिपेंड करता है, mv स्क्वायर पर, ठीक है, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो किस पर है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन ए सही है। SI यूनिट ऑफ कॉन्फिगरेशनल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्फिगरेशनल एनर्जी। जैसे घड़ी में चाबी देते हैं तो उसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, तो इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, जूल में करते हैं, SI यूनिट। और अगर CGS में पूछा होता तो बताते हैं। वाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। जूल क्या है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जब एटॉमिक एनर्जी को, फोटॉन की एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। जब न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो एनर्जी होगी, या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आधुनिक भौतिकी, उसमें देखेंगे कि जो फोटॉन की एनर्जी को होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मेज़र करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द रेशियो ऑफ SI यूनिट टू द CGS यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, देखिए एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोला जाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाए, चाहे थर्मल एनर्जी बोला जाए, चाहे एटॉमिक एनर्जी बोला जाए, चाहे मॉलिक्यूलर एनर्जी बोला जाए, चाहे केमिकल एनर्जी बोला जाए, एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वो हमेशा जूल होता है। और CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। और जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है ना, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक, यही चीज़ पूछा है। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या कर दिया है कि वहाँ पर रेशियो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है SI में और CGS में, उसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अनुपात जो है 10⁻⁷ ऑर्डर का होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, वर्क शुड बी, देखिए वर्क पूछ रहा है, पहले फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, फोर्स और इसको दोनों को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा ना, डबल 4 टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4 टाइम। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है, और ये क्या है 90, परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्या होता है, W=F×D cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो W यानी वर्क डन 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, 0 हो जाएगा। वर्क डन पूछ रहा है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। बॉडी एट रेस्ट में हैव, अगर कोई बॉडी है, वस्तु है, पिंड है, वो रेस्ट में है, तो उसमें क्या हो सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी। जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है यानी उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगा, या स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है।
मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई v। यहाँ पर भी क्या है, वेलासिटी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें स्पीड, मोमेंटम और वेलासिटी, ये वेलासिटी पर डिपेंड करती हैं। सिर्फ एनर्जी ही एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी के अंदर हमेशा ही रहता है। ठीक, चाहे वो मोशन में हो या ना हो, रेस्ट में भी होने पर एनर्जी तो रहती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इससे पहले वाले इसी वीडियो में हमने पहले आपको इसको समझाया है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, क्या ऑप्शन है, वर्क को कब हम, कार्य को कब हम बोलेंगे कि यह कर लिया गया है। फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी पर कार्य करता है। फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, जब फोर्स लगाने पर किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द ओन डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जब किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की दिशा में ही होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि वहाँ पर जो किया गया कार्य संपादित हो रहा है, यानी वर्क इज सेड टू बी डन। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है इन विच केस वर्क इज डन, नीचे कई केस लिखे गए हैं, उसमें पूछ रहा है वर्क डन होगा। ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो हरे पत्ते होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये वर्क डन का परिभाषा नहीं है, क्योंकि पोर्टर स्टैंडिंग एट द प्लेस एंड कैरिंग हैवी लोड ऑन इज हेड। ठीक, ये भी वर्क डन का एग्जाम्पल नहीं है। कैरिंग ए फूड ग्रेन इन सन ड्राइंग, फूड ग्रेन को अगर सन के रोशनी में हम लोग सुखा रहे हैं, ये भी वर्क डन का नहीं है। ट्रॉली रोलिंग डाउन ए स्लोप, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगाने पर या ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स लगाने पर ट्राली नीचे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यही आपका वर्क डन हो जाएगा। पोर्टर स्टैंडिंग एट द प्लेस एंड कैरिंग हैवी लोड इन हिज हेड, मान लीजिए कोई हेड पर अपने सर पर भार रख के चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है और भार भी उठाए हुए है, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इस कारण से यहाँ भी वर्क डन 0 होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी ही सही है। स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, किसी पत्थर को हम धागे से बांध देते हैं, एंड वायर्ड इन ए सर्कुलर पाथ, और उसको घुमाते हैं। रील्ड इन ए सर्कुलर पाथ, उसको हम हाथ में बांध करके सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। तो द वर्क डन इज बाय द स्टोन, यानी वर्क डन स्टोन के द्वारा क्या होगा, पत्थर के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तभी हम बता रहे हैं ना कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड, जो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड, देखिए पावर को हम लिखते हैं W/T, तो वर्क को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, पावर मल्टीप्लाई बाई टी, यानी वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, पावर, ऑप्शन ए सही है। नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में हमने काफ़ी आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या होता है, देखिए बहुत ही डिफिनीशन वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, डायरेक्ट डिफिनीशन का है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी की डिफिनीशन ये होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। तो इस चैप्टर में हम बस इतना ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे का जो चैप्टर है वो दूसरी चीज़ों पर हम बेस्ड कर देंगे, अब हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। और दूसरा कि आप हमारे चैनल देख रहे हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ के ही हम उम्र के होंगे और उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये जो हम बना रहे हैं ये CBSE ISC बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का बंच है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम में, GK पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिजिक्स के जो फिजिक्स लवर्स हैं उनके लिए, जो फिजिक्स को बहुत लाइक करते हैं, साइंस के जो प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है।